चलिए जी, गुड इवनिंग। हमारा जो लास्ट सेशन था, जितनी भी हम सिक्योरिटीज बैंक में एडवांसेस के अगेंस्ट रखते हैं, उन सिक्योरिटीज को लीगली तरीके से रखने को हम लोग बोलते हैं चार्ज करना, सिक्योरिटी को चार्ज करना। और वो सिक्योरिटी के जो टाइप थे वो 7 टाइप थे। आज हम उन 7 टाइप को एलोबरेट करेंगे कि उन 7 टाइप में कौन कौन सी सिक्योरिटीज हमारे पास आती हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा टॉकिंग मोड में रहता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि आप लोग 1 बाय 1 आंसर देना। अगर कोई एक आंसर दे देता है, किसी सिक्योरिटी का नाम बोल देता है, तो प्लीज दूसरा नहीं बोलना उसको। तो पहले आपसे जरा एक कन्वर्सेशन में बोलिए। सर मॉर्गेज। नहीं, देखो मैंने आपसे पूछा वो कौन सी सिक्योरिटीज हैं जिनको बैंक लेता है। मॉर्गेज तो सिक्योरिटी लेने का एक तरीका है। अच्छा, यस सर। प्राइमरी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी तो सर बहुत सारा स्टॉक है। आपका जो क्वेश्चन वो आंसर है गोल्ड, सीडीआर, सिक्योरिटी, प्राइमरी एंड कोलेटरल। कोलेटरल। ये जो है हमारा टाइप है। मैं एग्जैक्टली नेम जानना चाहता हूँ। सर जैसे गोल्ड हो गया, LIC FDR, बॉन्ड, हाँ, LIC बॉन्ड, इस तरह के आंसर जानना चाहता हूँ। एफडी तो स्टॉक एक हो गया। इसको लिख रहे हैं हम। एक बोला आपने गोल्ड, एफडी, एक बोला आपने एफडी, और बोलिए। स्टॉक, लाइफ स्टॉक, LIC बॉन्ड, स्टॉक NSC सर, LIC स्टॉक। NSC स्टॉक में मैं दो कर रहा हूँ, डेट स्टॉक डेड और लाइफ, लाइफ। और बोलिए। एनएससी, LIC LIC हाँ, एफडी, बॉन्ड, एनएसपी, इंश्योरेंस LIC पॉलिसी, को, इंश्योरेंस, हाँ, केवीपी के बाद और बोलिए। लैंड, लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, सप्लाई बिल, सर प्लांट एंड मशीनरी, सर प्लांट मशीनरी, शेयर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विटी शेयर सर, शेयर्स कर ले रहे हैं हम लोग, इक्विटी छोड़िए। बॉन्ड और कर ले रहे क्रॉप्स, हैं, क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप्स, हाँ क्रॉप लिख लिया मैंने, क्रॉप गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और और बोलिए। बॉन्ड्स नहीं, बॉन्ड्स बॉन्ड भी है, बॉन्ड ले लीजिए। बुक डेट सर, बुक डेट, बुक डेट, वेरी गुड। और बोलिए। रेलवे रिसीट, इसको मैं ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ इस पे। रेलवेज, एयरवेज, बिल्डिंग सब। ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट। और बोलिए। सर रजिस्ट्री आएगी कि नहीं? रजिस्ट्री, रजिस्ट्री जो होती है अपने घर की, हाँ तो वो इसमें आ गया। एक्चुअली लैंड और बिल्डिंग जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी का प्रूफ है रजिस्ट्री, ठीक है। और बोलिए। मशीनरी है मशीनरी सर, प्लांट मशीनरी के लिए हो गया। एक चीज हम कर सकते हैं इसके साथ, व्हीकल कर सकते हैं। कार, हाँ, वो व्हीकल में कार बस सब आ गया। और बोलिए। ये मैंने क्या लिखा, बोलिए। वेयर हाउस, वेयर हाउस रिसीट्स। यस सर। और बोलिए। और डिपॉजिटरी, एलसी सर, नहीं एलसी, नहीं, एलसी तो एक प्रोसेस है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं बिल ऑफ एक्सचेंज, तो हाँ कर सकते हैं। सर कोई दे सकते हैं। और बोलिए। डिबेंचर भी होगा। हाँ, यहाँ पे जहाँ मैंने बॉन्ड लिखा था, बॉन्ड के साथ डिबेंचर भी ले लीजिए। और भी रख सकते हैं कुछ। म्यूचुअल फंड का तो नहीं होगा इसमें। पोस्ट डेटेड बिल्कुल चेक रख सर, सकते हैं सर, क्यों नहीं होगा। सर पोस्ट डेटेड म्यूचुअल चेक फंड, नहीं मानते? नहीं, पोस्ट डेटेड सिक्योरिटी नहीं होगा। अच्छा, डिपॉजिटरी, नहीं, डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ डिपॉजिटरी रिसीट। वो म्यूचुअल फंड क्यों लिखा सर?
म्यूचुअल फंड भी सिक्योरिटी में लेते हैं क्या? हाँ हाँ लेते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, लोन देते हैं म्यूचुअल फंड। और कुछ सिक्योरिटी याद आ रही है? क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ना, है बिल ऑफ लेडिंग भी दे सकते हैं क्या? क्या चीज दोबारा से बोलिए? बिल्स ऑफ लेडिंग कह रहे हैं। बिल्स ऑफ लेडिंग यहाँ दे दिया ना मैंने, ट्रांसपोर्टेशन डॉक्यूमेंट। अच्छा हाँ। सब हो गए कवर। सब हो गई, जरा मैं इसमें देख ली हूँ। सर सीडी है सीडी सर्टिफिकेट डिपॉजिट। वो sir. तो नहीं सर्टिफिकेट डिपॉजिट आप देखना, उसके अगेंस्ट में एडवांस नहीं देते सर ये जो पीपीएफ पे लोन देते हैं, ये हैं। पीपीएफ पे लोन देते हैं जो पीपीएफ हाँ पीपीएफ पीपीएफ पे लोन देते हैं। पीपीएफ पब्लिक का प्रोविडेंट अमाउंट फंड। के अगेंस्ट में देते हैं, लेकिन एक चीज सुनिएगा, ये पीपीएफ की सिक्योरिटी का मालिक कौन? भारत सरकार सर। मालकम हाँ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया। का है। तो जो लोन की स्कीम्स होती हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं। मतलब पीपीएफ में जो लोन दे रहे हैं वो आप दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम्स निकाली। ठीक है, और बताइए। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। अगर आप ये जितनी इसमें फिगर्स लिखी हुई हैं उसको समझ रहे हैं, तभी आप उसमें अंदर तक गहराई तक जाएंगे ना। और कोई चीज ऐसी छूट रही हो जिसमें नहीं आएगी? चलिए ऑलमोस्ट यही है। सर ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स सिक्योरिटी में गवर्नमेंट तो हम यहाँ सिक्योरिटी। एक काम करें, जहां हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिखा था ना वो इसमें आ जाए। ठीक है सर ट्रस्ट रिसिप्ट होगा? कौन सा शीट? ट्रस्ट रिसिप्ट ड्राफ्ट सिक्योरिटी। ड्राफ्ट तो क्या है, मतलब अमाउंट इन ट्रांजिट बोलते हैं इसको, मतलब कि हमने उसका पैसा ले करके कहीं रखा हुआ है। और ड्राफ्ट भी वैसे भी डेट्स होगा सर, ड्राफ्ट पे होता है, तो ड्राफ्ट सिक्योरिटी के लिए नहीं है। ओके बुक डेट्स होगा सर। हाँ बुक डेट ले डेट लिया है। मैंने। तो ये इतने टाइप की सिक्योरिटी, एक आध कोई अगर छूटती है तो भी देख लेंगे, तो मेरे ख्याल से हो गई सारी। अब ये जो सिक्योरिटी है, अभी पहले जब बात हुई थी तो इन्हीं सिक्योरिटीज को हम लोग कैटेगराइज करते हैं आइदर ऑफ प्राइमरी और कोलेटरल, और ये स्विच होती हैं। मींस जो हमारे यहाँ जितनी सिक्योरिटी ली हैं इसमें से कई सारी सिक्योरिटी प्राइमरी भी होती हैं और कोलेटरल भी होती है। कई सारी सिक्योरिटीज प्राइमरी भी होती हैं और कोलेटरल भी होती है, और कई सारी सिक्योरिटीज यही सिक्योरिटीज प्राइमरी हो जाती हैं। जैसे मान लिया आपने ट्रैक्टर के लिए लोन दिया, तो ट्रैक्टर एक व्हीकल है, व्हीकल अपने आप में व्हीकल के अगेंस्ट लोन दिया तो प्राइमरी है। ठीक है। अच्छा, आपने सुना होगा कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया में जो ट्राइबल एरियाज, वहां पे क्या हाउसिंग लोन होते हैं? नहीं, होते हैं ना सर, ट्राइबल गवर्नमेंट एरियाज में है? अलग स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके अंदर वो मॉर्टगेज नहीं कर सकते। उसके जो प्रॉपर्टी है ना, जो प्लॉट है उसको मॉर्टगेज नहीं होते, लेकिन कुछ अलग स्कीम्स होती है। चलो, तो ये जो है मीना जी ने जो बताया मैं उसके बारे में बता दूं। जितने ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज में जैसे बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब एरियाज होते हैं, उस एरियाज में जो भी बंदा रहता है वहां का जो परमानेंट रेजिडेंट है उसी को हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। चाहे वहां पे रहने वाला किसी भी जाति किसी भी धर्म का, वो सारे लोग अगर वहां पे ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय वैश्य कोई भी वहां रह रहे हैं, उस एरिया में अगर रह रहे हैं, तो उस एरिया में रहने वाले लोग शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाते हैं। तो शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जाति ना होके एक इलाके होते हैं। उन इलाकों की जो जमीन है उसको कब्जा नहीं कर सकता कोई, या उसको गिरवी या मॉर्गेज नहीं कर सकता, अलग से एक्ट बना हुआ। इसीलिए आपको पता होगा जितने ट्राइबल एरियाज होते हैं वहां पर आप लैंड नहीं ले सकते अगर आप वहां के रहने वाले नहीं हैं। ठीक है। ये एक्ट जो JNK और हिमाचल है उससे एक अलग है।
उन्होंने अपने स्टेट का एक्ट बना रखा कि यहाँ से कोई बाहर का नहीं ले सकता। जैसे हिमाचल में आप जमीन नहीं ले सकते, अगर आप हिमाचल प्रदेश के नहीं है तो हिमाचल प्रदेश में जमीन अपने नाम नहीं ले सकते। बोनाफाइड रेसिडेंशियल होता है वो ऐसा ले सिक्किम में सकता भी है है। सर। हाँ, बोनाफाइड रेजिडेंशियल होगा, वही वहां जमीन ले सकता। सर ऐसा रूल लगभग हर एक हिली एरिया में है नॉर्दर्न इंडिया का। सिक्किम वो नहीं तो आपका, वो ट्राइबल एरिया है ना। हाँ इसीलिए। देखो ट्राइबल कुछ एरिया तो ट्राइबल एरिया है, लेकिन झारखंड के हिमाचल कुछ ट्राइबल पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं में है। ऐसा है। हाँ, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में है, कुछ, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं अपने स्टेट में, क्योंकि जो लैंड जो कंट्रोलिंग पार्ट है लैंड का, वो स्टेट मालिक होता है उसका। उसके लॉज जो है स्टेट बनाता है। स्टेट चाहे तो दूसरे वालों को परमिट करे या नहीं करे। जैसे उत्तराखंड में भी है कुछ, शायद ऐसा है कि 2500 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन एक सीलिंग लगा दी उन्होंने। हिमाचल में 1 इंच नहीं ले सकते आप। J&K में नहीं ले सकते थे, अभी कुछ ये जो एक्ट बदला है तो शायद इसमें शायद चेंजेस आ गए। तो जो मेरा अभी कंसर्न ये था कि ट्राइबल एरियाज में जो हम हाउसिंग लोन देते हैं, तो क्या हम हाउसिंग लोन दे पाएंगे जब हम उसकी गिरवी नहीं रख पा रहे? क्या ट्राइबल एरिया में किसी ने लोन दिया है नहीं इसका? सर। हाउसिंग लोन सर नहीं दे सकते हैं कोई घर सर। बनाना चाहता है ST एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, तो वो हाउसिंग लोन लेना चाहता है, तो हाउसिंग लोन तो मिल जाएगा उसको, लेकिन उसको घर की जगह कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? कोलेटरल सिक्योरिटी। अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी से मतलब क्या है? हो सकता है उसके पास क्या रखी हूँ, NSC रखी हूँ, हो सकता है उसके पास क्या रखा हो, गोल्ड या अदर कोई शेयर सिक्योरिटी रखी हूँ। तो इन चीजों को गिरवी रख के वो हाउसिंग लोन ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो उतनी है या नहीं। मेरी बात समझ में आ रही? अब आप कहोगे कि वो NSC के अगेंस्ट ही लोन क्यों नहीं ले लेता, गोल्ड के अगेंस्ट क्यों नहीं लेता, अदर सिक्योरिटी? कोई मेरे को इसका आंसर दे पाएगा? हाँ सर। बोलिए। सर इंटरेस्ट रेट सर। हाउसिंग लोन का हाँ, बेनिफिट बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्ट रेट भाई इंटरेस्ट टाइम और आजकल इंटरेस्ट 6.6 से लेके 7, 7.5 पे रेट है। अब पता लगा गोल्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला, 9 निकला या 8.5 निकला, तो वो आदमी क्या करेगा बताओ? गोल्ड पे लोन लेगा या ये करेगा? और उसमें भी एक टैक्स बेनिफिट है, बहुत कुछ है। हाँ, और फिर हाउसिंग लोन लेने का रीजन टैक्स बेनिफिट है। इसमें टैक्स बेनिफिट है, वो तो इफेक्टिव रेट पता लगा 5% हो गया टैक्स के बेनिफिट के बाद। लॉन्ग रिपेमेंट टेन्योर है सर, गोल्ड लोन में इतना हाँ, टेन्योर लॉन्ग रिपेमेंट टेन्योर है, ये भी एक चीज है। EMI कम होगा तो उसमें। पर्पज है अलग अलग। ठीक, तो ये मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताया। जो ट्राइबल एरियाज में जो रेजिडेंशियल या एग्रीकल्चर लैंड होती है उनको बैंक मॉर्गेज नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गई बात? अच्छा, क्या ट्राइबल एरिया में KCC दिया जाता है? बोलिए। KCC तो दिया तो जाना देते तो होंगे, अब हम उधर दिया। सोने नहीं है सर। नहीं, जो दे लोग सकते यहाँ हैं पर सर, दे सकते हैं ट्राइबल सर। एरियाज में हैं, वहां बताइए KCC दिया जाता है क्या? आइडिया सर। दे सकते हैं। आप उसकी जमीन बंधक नहीं, क्या सर? उसकी जमीन बंधक नहीं, क्योंकि जमीन बंधक बनाने का रूल नहीं है ना। तो हमने कल डिस्कस किया था हाँ कि भैया 1 लाख, कुछ लोग बताए थे 1.6 हो गया, उतने लाख तक के जो लोन्स हैं, उन लोन्स पर हम बिना जमीन को बंधक बनाए तो लोन दे रहे हैं। हम रजिस्ट्रार की ओर नहीं नोटिंग करा रहे, हाँ हम उस जमीन पे अपना कब्जा हाँ। नहीं लेना चाह रहे। तो ऐसे ही अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप KCC वहां पे भी दे सकते हैं। ये क्लियर हो गया पॉइंट? ओके। यूट्यूब के एक व्यूअर्स ने हमें आंसर दिया हुआ है, मिस्टर आशीष त्रिपाठी जी ने। उन्होंने एक सिक्योरिटी का नाम लिखा हुआ है, और उन सिक्योरिटी का नाम जो उन्होंने लिखा वो मैं अपने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। बताइएगा क्या ये सिक्योरिटी है? बिल रिसीवेबल हाँ सर, हो सकता है। है सर। बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। कुछ इस तरह से मान लो आप,
बुक हाँ, डेट book जैसे, dated। मतलब हाँ। इनरिसीवेबल का मतलब किसी ने Unsecured। प्रॉमिस किया हुआ है, और इसीलिए मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। बिल रिसीवेबल का प्रूफ बिल ऑफ एक्सचेंज से सपोर्टिव होता है, ठीक। और ठीक। क्या ये जो एफडी है, ये एफडी अदर बैंक की भी ले सकते हैं? नहीं सर, नहीं सर, नो सर, नहीं ले नहीं सकते। सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सर, यस सर। कंफर्म। हाँ पर सर, हाँ मैंने सर। तो देखा है 96-7 में एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कुछ स्टाफ आए थे, उन्होंने एफडी के अगेंस्ट स्टेट बैंक से लोन लिया। अब सर नहीं एज देते पर न्यू हैं। आरबीआई सर अगर पॉलिसी उस सर अलाउ नहीं है। आरबीआई ने मना किया हुआ है। था एक बार। यस अब तो सर अब नहीं ले सकते सर, बैंक खुद ही उसको सिक्योरिटी ले सकता है। सर बैंक का क्रेडिट पॉलिसी में लिखा हुआ है सर, क्या ये अदर बैंक अदर एफडी बैंक, नहीं लेना है। यस सर। उसमें एक्चुअली मस्त सर जिस लिखा है, बैंक शुड की लिखा है। एफडी होती है उसका पहला वो होता है अधिकार जो है, इसलिए क्रेडिट पॉलिसी में इंटरनल बैंक का गाइडलाइन होती है कि अदर बैंक की एफडी पे लोन ना दिया जाए जो है। आरबीआई का कोई अब ऐसा यहाँ गाइडलाइन पे नहीं क्या है। है, जो आरबीआई की गाइडलाइन है वो मैं आपको बताता हूँ। आरबीआई ने कहा है शुड नॉट, ओके और आप लोग आंसर क्या दे रहे हैं? ओके ओके। लेकिन सर जो ये पोस्ट ऑफिस में एफडी होती है उसके अगेंस्ट में देते हैं। नहीं, तो वो पोस्ट ऑफिस वाली, मैं अभी बैंक की अदर बैंक बोला सर अदर अदर बैंक बैंक की की तो- रिलाइज किससे कराएंगे अगर ले लेंगे सिक्योरिटी तो? है। लीगलाइजेशन पॉसिबल है। चलो अब मैं सुन मेरी बात। आरबीआई ने बोला शुड नॉट, बैंकों को बोला नहीं लेनी चाहिए, मस्ट नॉट नहीं बोला। अब शुड नॉट को कई बैंकों ने क्या बना दिया, मस्ट नॉट। मतलब कई बैंकों ने कहा नहीं भाई हम तो लेंगे ही नहीं, लेकिन कई बैंक ले सकते हैं, वो भले ही नहीं ले रहे, क्योंकि जितने लोग इस क्लास में बैठे हैं वो सारे फील्ड अफसर होंगे, वो तो मना कर देंगे। अब बैंक की पॉलिसी देखनी पड़ेगी, और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन हाँ, समझ लिया। सेटअप सर, उसका रीजन राइट ये ऑफ है सेटअप। कि नहीं, राइट ऑफ सेटअप से भी एक दूसरा चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। परिपक्व चार्ज, परिपासु। हाँ परिपक्व, यस। पारी पासु सेटलिंग चार्ज, हाँ यानी एक तरह से कहते हैं पैरेलल या फर्स्ट राइट, पैरेलल या फर्स्ट राइट। तो बैंक को ये डर लगता है कि जिस दिन मैं इसकी रिकवरी के लिए भेजूंगा, पता लगा नहीं भाई इससे पहले तो मेरे को वसूलना है 50,000 रुपए, जब वो वसूलूं तब आपको दूं। तो इसलिए ये शुड नॉट किया हुआ है। बहुत ही रीजनेबल कोई ग्राउंड होता है, मान लिया बैंक का स्टाफ ही है वो जो गलती नहीं करेगा ऐसी, तो ऐसे मामले में अब वो बैंक की पॉलिसी आपको फिर एक बार से देखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके सर। और आशीष त्रिपाठी ये लिखा हुआ है कि दे सकते हैं, लेकिन वो फिर चार्ज असाइनमेंट होगा। अब असाइनमेंट से क्या फर्क पड़ेगा पता है? देखो, अगर ओन एफडी है, ओन बैंक एफडी, तो कौन सा चार्ज लेंगे? लियन होगा। लिए। लेकिन अगर अदर बैंक की एफडी है असाइनमेंट। तो असाइनमेंट होगा। हाँ। और असाइनमेंट कैसा होता है? राइटिंग। इन राइटिंग, बैंक वाला बिल्कुल लिख के देगा, भैया ये जो एफडी आपको करना है लीन तो ओरली मैंने होता आपके है। नाम पे असाइन कर, तो बैंक का राइट बना, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अब आते हैं इनके थ्योरेटिकल पॉइंट्स। थ्योरेटिकल पॉइंट्स में जितनी हमने एफडी पढ़ी हैं उसके प्लस माइनस, टाइप ऑफ कोलेटरल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वो जो जितनी भी हमारी सिक्योरिटीज हैं उसमें क्या कुछ खास बातें हैं। अब ये पॉइंट ऐसे हैं जब थ्योरेटिकल हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें निकल के आती हैं। इंट्रोडक्शन मैंने सब आपको बता दिया, इसमें कोई चीज नहीं छूटी है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट है कि जब भी आप सिक्योरिटी लें तो उस सिक्योरिटी का क्या है, may be the nature of security, the banker while taking them has to ensure that कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों को बोला गया है कि उन पॉइंटों को जरूर आप देखें। कैसी है? सबसे पहले ये क्वेश्चन में आ सकता है
ये उन जनरल क्वेश्चंस में जब 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, कुछ भी गलती ना हो जाए। पहली बात बोली उन्होंने सेलेबल, जब भी जरूरत हो सेल हो जानी चाहिए, ठीक है, जब डिफॉल्ट करें। और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एसर्टेनेबल, पता लगना चाहिए कि ये इसकी जो है कितनी वैल्यू है रिलायबल सोर्सेस। कस्टमर ने आके कह दिया इससे मतलब नहीं। वैल्यू इज नॉट सब्जेक्ट टू हैवी फ्लक्चुएशन जैसे शेयर इक्विटी में करते हैं। अदरवाइज बैंक हैव टू फिक्स अ हायर, तो अगर कोई ऐसे बहुत होते हैं तो उसमें क्या करता है, मार्जिन बहुत होता है। आपको पता है, चलो मैं यही पूछ लेता हूँ, जो शेयर के अगेंस्ट लोन होता है उसमें कितने परसेंट मार्जिन देते 50%। 50%। हैं? उसका रीजन ये है 50% मार्जिन, ठीक है, 50% रहते हैं शेयर में। अच्छा, कोई बताएगा कि एफडी के अगेंस्ट कितना मार्जिन देते हैं? 90%, 10 to 15%। 10%। 10 to 15, 30% 12% पॉलिसी है। 5% है ऐसे। नहीं हाँ, नहीं, तो ये 10 बैंक to की 10 पॉलिसी 15। हो सकता है 5 भी रखा हुआ। बीओबी में 5% है सर। फर्स्ट हाफ भाई 5% मार्जिन फर्स्ट ऐसा हाफ। होगा कि 1 साल से कम वाली में कम परसेंट है, अगर लंबे समय की एफडी है तो उसमें ज्यादा परसेंट मार्जिन, क्योंकि वो जो लोन के इंटरेस्ट की स्पीड है वो एफडी के बढ़ने से तेज होती है, कहीं ऐसा ना हो उसको सुपरसीड कर दे, ठीक। अच्छा, इंश्योरेंस में क्या मार्जिन है? इंश्योरेंस में 40%। 25%। ऑफ सरेंडर सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू सर? जो है उसका 5% मार्जिन, यानी 95% तक लोन है, ठीक है। अच्छा, एक कोई लॉजिक बता सकते हैं क्यों सरेंडर वैल्यू के अगेंस्ट में इतना ही कम मार्जिन रखा है? सर वो 3 साल के बाद में वो सर सबमिट हाँ। करते सर, मैच्योरिटी कर रहा हूँ। और एक तो 3 साल चल चुकी होती है, हाँ सर, प्लस उसमें क्या कभी कभी देते रहते हैं आप? 3 साल का प्रीमियम, नेक्स्ट प्रीमियम देते रहते बोनस। हैं और इंस्टॉलमेंट आप यहाँ देते रहते हैं। तो आपकी जो LIC की पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू है वो तो क्या होता है, डे बाय डे बढ़ता जाएगा। बढ़ जाता है, और आपका जो लोन अमाउंट है वो डे बाय डे कम होता होता है। है, कम होते रहेगा। इसलिए इतना कम मार्जिन, ठीक। अच्छा, NSE में कितना मार्जिन है? सर मार्जिन मीन्स क्या लिया जा रहा है यहाँ, मैं समझ नहीं पा रही सर। मैं बता देता हूँ आपको, अपने एडवांसेस की पहली क्लास ली थी। जो लोग कुछ नए हैं, एक होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो पुराने हैं थोड़ा रिवाइज कर लो। प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब कोई भी चीज कितने की, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है बैंक का लोन का मार्जिन, मार्जिन भाई कौन देता है मार्जिन? बोरोवर। जरा बताना मार्जिन कौन देता है? बोरोवर भी देता है, कोई और भी देता है? बोरोवर भी पुरानी देता क्लास है। में borrower ही बताओ भाई। सब्सिडी आती है ना सर, गवर्नमेंट नहीं, स्कीम में सब्सिडी तो मैंने गवर्नमेंट लिखा है। गवर्नमेंट हाँ, गवर्नमेंट भी देती है। अगर मान लिया एक आप पॉली हाउस लगा रहे हैं, 20 लाख का प्रोजेक्ट, ठीक है, 20 लाख का प्रोजेक्ट है, इसमें 10% सब्सिडी, 2 लाख को आपको सब्सिडी आ जाती है, और बैंक ने कहा मैं इसका 75% लोन करूंगा, 15 लाख बैंक ने, ठीक है। ये जो पैसा बचा हुआ है 15 और 2 17 एंड 3 लाख, ये बोरोवर अपनी जेब से लगाता है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कभी कभी मार्जिन जो है, जो अच्छे लोग हैं या कमजोर लोग हैं, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए गवर्नमेंट अलग से एक फंड बना के रखती है, और बिहाफ ऑफ द बोरोवर वो बैंक को देती है मार्जिन। लेकिन बोरोवर से इस पर क्या लेती है वो? बोलो क्या लेती है बोरोवर से? कुछ ना कुछ प्रोमिसरी नोट है। इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट बात समझ में आ गई? जी अगर सर। मार्जिन गवर्नमेंट बॉडी ने प्रोवाइड किया है तो आपसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगी, और
आमतौर पर ये 4% का बहुत कम इंटरेस्ट होता है। तो ये एक लोन के कंपोनेंट, ठीक है। तो वापस आते हैं। ओके सर। तो ये जो मार्जिन है, अच्छा अब इस वाले केस में देखिए, मैंने बोला एनएससी पे कितना मार्जिन, मेरे ख्याल से 35। अभी 35% बढ़ा दी, 35% कर दिया शायद सर कुछ 37 एनएससी पर। कितने परसेंट? 35% सर। अरे ये तो करीब 25 साल पहले से ही है शायद। अब बीच में कोई फ्लक्चुएशन करा हो तो पता नहीं। अच्छा एक चीज और इन्होंने पूछा था, मार्जिन समझ में नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन को मैं यहाँ थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूँ। ये मार्जिन यहाँ पर है, ये मार्जिन है आपकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस बैंक लोन इक्वल टू क्या कहलाएगा हमारा, बोले बात समझ में आई? जैसे प्रेजेंट वैल्यू, हाँ एनएससी आपने 3 साल पहले की थी, ओके 20,000 रुपए, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो उसका इंटरेस्ट रेट है एक्रूड मिला के। हाँ, जैसे मान लिया आपने 20,000 की एनएससी ली थी 2018, आज उसमें 3,000 इंटरेस्ट आ गया था। हाँ तो इस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं पता है? एक्रूड इंटरेस्ट सर। एक्रूड इंटरेस्ट। तो 23,000 हो गया। अब बैंक ने कहा मैं 30% का मार्जिन रखूं, तो इसमें 30% यानी 6900। सर एनएससी में इतना ज्यादा क्यों मार्जिन? एनएससी में इससे ज्यादा है मार्जिन, एक तो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी, ठीक है क्या सर? और सुना ही नहीं। इसमें आप बीच में विड्रॉ नहीं कर पाते। तो जो अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि लोन जो अमाउंट है ना, लोन का अमाउंट तो आपका डे बाई डे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एनएससी का जो ग्रोथ है वो किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि इस लोन अकाउंट से कम हो सकता है। तो इसकी स्पीड तेज है, लोन की स्पीड। तो जब हम मार्जिन ज्यादा रखेंगे तो हमने उसे जो लोन दिया है वो केवल कितने का दिया हुआ है, 1610। तो 1610 5 ईयर में 25 का बनता है मान लिया, और इधर जो आपका वैल्यू है ये 5 ईयर में 20 का 24,500 बनता है। तो ये जो मैचिंग है, कभी भी जो लोन का अमाउंट उस सिक्योरिटी से ज्यादा ना हो। तो अगर हम मार्जिन ज्यादा रखेंगे तो जो ये लोन का अमाउंट है वो हमेशा क्या रहेगा, थोड़ा सा। सर ये तो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा ना, अगर मान लीजिए कोई टाइम के ऊपर बिल्कुल करता है। एनएससी कितने साल के लिए इशू होता है? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए। तो मान लीजिए कोई 7-8 साल में किसी ने आज एनएससी लिया और आज ही आपके पास पहुंच गया लोन लेने, सर एनएससी 5 ईयर के लिए है सर, है एनएससी 5 ईयर के लिए है कि केवीपी 5 का, चलो मान लो 5 का मान लो। एक्चुअली केवीपी 5 का होता है, एनएससी केवीपी 8 साल के लिए है सर, 8 साल के लिए है केवीपी। सर मैं पर्सनली परचेज किया हूँ एनएससी 5 इयर्स। अच्छा ठीक है, ये मेरे को सही भी लग रहा है क्योंकि अभी कुछ 2-3 दिन पहले भी क्लास में डिस्कस हुआ था। मेरा लेकिन पास है 10 साल कितने साल का है? केवीपी पहले 5 था, अभी शायद चेंज हो केबीसी 10 इयर्स, केबीसी 10 इयर्स। तो 2014 तक मुझे पता था केवीपी 5 साल का था, अभी 7 साल हो गया, पोस्ट ऑफिस छोड़ दिए तो पता नहीं कितना है। चलो कोई बात नहीं। चलो ये देखो, ये जो फैक्ट है वो आप कहीं से भी क्रॉस चेक करें, और यहाँ तो कॉन्सेप्ट समझ, जो भी वैल्यू है पोस्ट ऑफिस की अधिकतर स्कीम में मार्जिन हाई रखा गया, सरेंडर वैल्यू में सबसे कम रखा गया, शेयर सर्टिफिकेट में 50% रखा गया। अच्छा कोई बताएगा गोल्ड में कितना मार्जिन रखते हैं? 30% सर। 25%। 25%। Because LTV 75%. अगर सपोज कीजिए मैं आपकी ब्रांच में 20 ग्राम ऑर्नामेंट लेके आ जाऊं और आपसे कहूं मुझे लोन चाहिए, तो आप अमाउंट कैसे, और आज की डेट में
50,000 मान लिया गोल्ड पर है। सर ऐसा तो नहीं होता, उस दिन का एक हाँ। रेट बैंक देता है, वो शायद पर ग्राम का हिसाब से कुछ भी हो वो बैंक वो यही ठीक मैं कहना डिसाइड चाह रहा करते हैं। था, आपको कोई मार्जिन नहीं रखना पड़ता। हाँ, वो बैंक करता है ऊपर। नहीं सर, उसके बाद भी बोलता है 75% मैक्सिमम। नहीं भाई, हाँ सर, मैंने वो पिछले मार्केट ब्रांच में वैल्यू वो सर बहुत सारा मुझे गोल्ड लोन किए थे सर, नहीं एग्रीकल्चर वाला। कौन से बैंक में यार? मार्केट कैनेडा मार्केट बैंक। वैल्यू का 75%। नहीं मार्केट मार्केट वैल्यू वैल्यू का नहीं, 75%, मार्केट वैल्यू नहीं। LTV लोन टू वैल्यू। नहीं वो मार्केट वो वैल्यू। नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं, बैंक का एक बैंक, हाँ होता है, बैंक का उसके हिसाब रेट से देता है। 25% रेट देता है, चलो, उसके हाँ रेट बैंक से डेली जो देता है 25%। उसमें भी रखा जाता है मार्जिन सर। अब 25% मेरी बात सुनिए जरा, ठीक है? देखो, सर्कुलर बैंक पर का ग्राम। सर्कुलर आता है वीकली। हाँ सर, उसमें देता वो है। सर्कुलर आने का मतलब अपनी वेबसाइट वगैरह जहाँ पर भी होता है, उसमें वो एक गोल्ड के लिमिटेशंस, अब हो सकता है यार दो बैंकों की प्रैक्टिस अलग। कुछ बैंक क्या करते हैं, वो फाइनल वैल्यू देते हैं, फाइनल वैल्यू पर 10 ग्राम, कहते हैं कि जो 23,000 का फाइनेंस कर सकते हैं पर 10। कुछ बैंक क्या कहते हैं, वैल्यू देते हैं और कहते हैं इसका 75% आप करें। हाँ ये करता है हाँ सर, तो कैनेडा बैंक ये ये वाला बैंक टू करता है बैंक सेकंड अपनी पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है ये। और अभी गोल्ड हम पढ़ेंगे, गोल्ड में ये वर्ड जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? ऐसा ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट। कभी भी गोल्ड के बिस्किट, गोल्ड नहीं की होगा। रॉड, गोल्ड की कॉइन के अगेंस्ट देता है? नहीं देता। देता है सर, मैक्सिमम उसका 50 ग्राम है लिमिट। कॉइन वाले में लिमिट सर लिमिट है। सर ये कैसा हाँ, बोलिए। करता है सर, पर ग्राम का जैसे मान लो 2300 पर ग्राम, ठीक है सर, जैसा आप 10 ग्राम्स का लिखा है 23,000 पर ग्राम, 3,000 ठीक है। 2,300 और मार्केट वैल्यू में 75% विच एवर इज लेस। अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या है, वही मैं बोल रहा हूँ, बैंक की पॉलिसी। हाँ, अलग बैंक का हाँ अलग सर, पॉलिसी। अलग अलग बैंक का पॉलिसी हो सकता है, ठीक है? हाँ, तो और दिस विच एवर इज लेस, जो बैंक में था। हाँ विच एवर इज लेकिन लेस अभी जो मुझे 2-3 पॉइंट बताने थे, वो ये बताना था, एक तो ऑर्नामेंट, कॉइन में लिमिट है, गोल्ड की रॉड यानी बार और बिस्कुट के लिए कोई भी लोन नहीं मिलता, ठीक है? नहीं मिलता। गोल्ड के लोन के जो रेट्स होते हैं वो बैंक के सर्कुलर के अकॉर्डिंग है। कुछ लोग वीकली फाइनेंस प्राइस देते हैं, कुछ लोग वीकली वैल्यू देते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला पॉइंट है, इसका लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ में आता है, विच एवर इज लेस वाला, कि बैंक का सर्कुलर मान लिया 3 दिन पहले आया, 3 डे पहले आया, 3 डे बिफोर आया, 3 डे एगो एक सर्कुलर आया, उसमें ये आ गया। अचानक क्या हुआ, गोल्ड के प्राइस हाफ हो गए, तो उस कंडीशन में आज का जो प्राइस है, अगर वो इससे कम हो रहा है तो आप यहाँ पे ये वाला कॉस्ट लगाए। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, मैं अब सर एक बार बताइए सर, प्लीज हाँ, सर एक बार बताइए सर, गोल्ड वाला एक बार बता दीजिए सर। वो गोल्ड वाला बता दो। गोल्ड वाले में बैंक टू बैंक पॉलिसी पे डिपेंड कर सकता है, और मेरा जो फाइनल सोचना ये है कि बैंक अपने सर्कुलर से वीकली या मंथली एक प्राइस डिक्लेयर करता है कि फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, उसमें वो पर 10 ग्राम या पर ग्राम का वैल्यू देता है कि आप पर 10 ग्राम में इतना फाइनेंस कर सकते हैं, और आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है उसका एक सर्टेन परसेंटेज देता है, नंबर 1, और नंबर 2 में जो भी अमाउंट कम होगा उतना आप फाइनेंस करो, ठीक? गोल्ड केवल ऑर्नामेंट के अगेंस्ट में होता है, कॉइन में लिमिट है कुछ, ये आप देख लीजिएगा फैक्ट में, ठीक है? गोल्ड बार और गोल्ड के जो बिस्किट होते हैं उसके अगेंस्ट में कोई गोल्ड फाइनेंस नहीं, ठीक? अब जरा थ्योरेटिकल थोड़ा फास्ट कवर करते हैं। तो यहाँ पर ये मार्जिन वाला पॉइंट आया था, इसलिए इतना डिस्कस हो गया। दे आर इजिली ट्रांसफरेबल। अब ट्रांसफरेबल से मतलब है कि जो ओनर है, ओनर से
उसका जो टाइटल है, टाइटल का मतलब क्या होता है? टाइटल को हम लोग बोलते हैं, क्या लिखा मैंने? ओनरशिप। ठीक है, टाइटल का मतलब है ऐसा पेपर जो प्रूफ करता है कि ओनर, अब ये टाइटल वर्ड आगे कई कई जगह है। ठीक, तो यहाँ पर वो करते हैं। अच्छा, दूसरा सिक्योरिटी जो होती, जब अभी हम कर रहे थे स्टडी, तो हमने कहा या तो वो प्राइमरी या कोलेटरल टाइप में होती है, या क्या होता है एज ए पर्सनल, मे ऑल्सो बी एज ए पर्सनल और टेंजिबल, प्राइमरी, कोलेटरल। ठीक है, ये किसी किसी टाइप की सिक्योरिटीज हमारी वो हो सकती है। ठीक है, और जो टेंजिबल सिक्योरिटी होती है जिसको क्या बोलते हैं, कैन बी रियलाइज बाय सेल और ट्रांसफर, जिस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर पाए या सेल कर पाए उसी को हम टेंजिबल कहते हैं। अब मान लिया आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को कि भैया कल से तुम्हारा ही मेरी आवाज तुम्हारी होगी? नहीं कर सकते। ठीक है, तो लैंड, गुड्स, स्टॉक, क्लासिफिकेशन सिक्योरिटी इज ऑल्सो एज ए प्राइमरी और कोलेटरल हो गया। हाँ, प्राइमरी सिक्योरिटी इज वन दैट इज रिगार्डेड एज द मेन कवर फॉर एन एडवांस, यानी एडवांस जिसके लिए दिया गया, जनरली एसेट अगेंस्ट विच एडवांस इज मेड। तो ये मैं बार बार आपको बताता हूँ कि प्राइमरी सिक्योरिटी वो होती है कि जिसके अगेंस्ट में फाइनेंस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक फॉर कैश क्रेडिट। अब यहाँ पे स्टॉक से मतलब क्या हुआ कि जो आपका कैश क्रेडिट जो भी देते हैं, जितना भी सीसी लिमिट्स वगैरह देते हैं, वो स्टॉक के अगेंस्ट देते हैं। टर्म लोन, मशीनरी के को देने के लिए हमें टर्म लोन देना है। कोलेटरल सिक्योरिटी इज सिक्योरिटी अदर देन द प्राइमरी सिक्योरिटी लॉ है, तो उसके अलावा अगर वो देगा तो वो कोलेटरल है। ठीक है, अब पहली इसमें प्रॉपर्टी आ गई है कौन सी? लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड और बिल्डिंग में जब भी बात करेंगे तो इस सिक्योरिटी में हमारा एक वर्ड बहुत यूज होगा, कौन सा होता है वो? बोलिए, मॉर्टगेज। और ये जो मॉर्टगेज जो है कौन से एक्ट में है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन है, और ये जो है 58 सेक्शन में डिफाइन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 58 सेक्शन में। ठीक, तो इसमें जब भी लैंड बिल्डिंग की बात आएगी तो इसमें जो तीन जो पावर्स हैं जिनसे लैंड एंड सिक्योरिटी को हम लोग गवर्न करते हैं, तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो है कि कोई आप सिविल कोर्ट में सूट डालें, डीआरटी में केस डालें। डीआरटी में जो ये 10 लाख लिखा हुआ बुक में आप एंट्री कर दीजिएगा। ठीक, और उसके अलावा तीसरा अभी नया नया आ गया है सरफेस। इसके बारे में हमने सरफेसी वाली क्लास में काफी बात कर ली। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है एक तरह की कैसे होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज आइदर प्राइमरी और सिक्योरिटी। अच्छा, अब ये जो सिक्योरिटी है या तो आप प्राइमरी के रूप फॉर्म में लें या उसमें दोनों में ही जो है। उनको जी ने सही आंसर दिया, इक्विटेबल मॉर्गेज डिफाइन सेक्शन 58F। हाँ, ये केवल आपने इक्विटेबल मॉर्गेज दिया हुआ, मैंने सिर्फ मॉर्गेज बोला था। और लैंड एंड बिल्डिंग की जब बात आएगी तो इक्विटेबल मॉर्गेज, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, फ्यूचरिंग मॉर्गेज, जितने भी हमने मॉर्गेज पढ़े थे उसमें कोई भी मॉर्गेज हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अभी हमने बात की थी टाइटल। एग्जामिनिंग द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। ओनरशिप चेक करना प्रॉपर्टी में जरूरी है। अच्छा, कितने लोगों ने जो खसरा एंड खतौनी होता है वो देखा होगा? तो मैं अभी इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों से जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि खसरा और खतौनी में से वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ओनरशिप को प्रूव करता है? खतौनी सर। खतौनी खतौनी एक बोला खसरा। बोलिए, खतौनी। जो खतौनी है वो ओनरशिप को प्रूव करती है। ठीक, क्या रजिस्ट्री भी ओनरशिप को प्रूव करती है? बोलिए। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, अगर किसी जमीन की 2 रजिस्ट्री है और एक रजिस्ट्री खतौनी में भी चढ़ी हुई है, एक नहीं चढ़ी, तो कौन सी वैलिड होगी? खतौनी वाली।
खतौनी। हाँ, तो रजिस्ट्री अलोंग विद खतौनी अगर होगी तो ही ओनरशिप का प्रूफ है। लेकिन सर, अगर ये लैंड खतौनी क्या शहर है? में सिटी में है तब तो कब हो, तो क्या चाहिए होगा आपको? सर नामांतरण कुछ रहता है ना सर। जी, टाइटल क्लियरेंस। क्या वो लिखा मैंने देखना, असेसमेंट ऑर्डर सर, ये कहाँ सर से ये मिलता है? खतौनी क्या है? हाँ बोलिए। खतौनी क्या होता है खतौनी क्या सर? है? फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। हाँ खतौनी क्या होता है सर? खतौनी हाँ, वही पता सर 7/12 विल हिंदी टर्म क्या है क्या? सर? 7/12 को खतौनी मतलब कहते ऐसा हैं। होता है, सर सुनिए। इज इट विल सर? WILL विल? नो नो नॉट नॉट नॉट, अभी मैं क्लियर करूँ। नो नो नो, नॉट महाराष्ट्र में 7/12 चलता है। हाँ सर 7/12 चलता है। हाँ 8 सुनिए, नंबर को ठीक है। बोलते हैं गुजरात में। देखो सुनो, हमारे पास जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी सिस्टम है उसमें हमारा एक तो होता है लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड, ये जो लैंड रिकॉर्ड होता है इसी को हम लोग कौन सा रिकॉर्ड बोलते हैं? रेवेन्यू रिकॉर्ड, जिसको हम तहसील नाम से जानते हैं। ठीक है। हाँ सर इसी को 7/12 इसी के बोलते हैं। पैरेलल एक और रिकॉर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ लैंड। ठीक है। आमतौर पर इसका जो डेजिग्नेशन होता है सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्टर। सब रजिस्ट्रार। तो इंडिया में अधिकतर देखा होगा कि तहसील और रजिस्ट्रार ऑफिस लगभग एक साथ ही होते हैं। ठीक है? कोई भी लैंड का ट्रांसफर का टाइटल डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू होगा, मतलब जो टाइटल शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा। टाइटल यहाँ से शुरू होगा और जब तक आप प्लस रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाएंगे तब तक वो ओनरशिप पक्की नहीं होगी। और जो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ऐसा हो सकता है जो आप बोल रहे हो डॉक्यूमेंट बोल रहे हो, वो हो सकता है इसी को हम लोग खतौनी बोलते हैं। सर समझ गए, ये बंगाल में इसको पर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्चा। पर्चा। यस। पर्चा हो गया और एक 7/12 बोल रहे। हाँ तो सर, महाराष्ट्र रेवेन्यू में रिकॉर्ड 7/12 में डॉक्यूमेंट को चढ़ जाना ही हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर टाइटल कहलाता है। लेकिन दिस इज फॉर एग्रीकल्चर। ये कौन सी लैंड के लिए है? एग्रीकल्चर। अगर लैंड आपका नगर निगम या बहुत बिग सिटी पे है, तो नगर निगम जो होता है, जैसे कहीं पे DDA है, दिल्ली डेवलपमेंट, तो जहाँ पे सारा रिकॉर्ड शहर का उनके वहां होता है, तो उसको यहाँ तो असेसमेंट ऑर्डर बोलते हैं, वहां कुछ और बोल सकते हैं। ठीक है। तो नगर निगम और असेसमेंट ऑर्डर या रेवेन्यू रिकॉर्ड प्लस रजिस्ट्री पेपर। अब रजिस्ट्री में रजिस्ट्री भी हो सकती है और रजिस्ट्री के अलावा एक और वर्ड आता है गिफ्ट डीड भी हो सकती है। इसको बेसिकली बोलते हैं डीड। क्या बोलते हैं? डीड। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, स्टैम्प पेपर, प्रॉपर एडवोकेट होता है, सामने विटनेस होती है उसमें। तो ये डीड प्लस ये दो डॉक्यूमेंट मिलके लैंड रिकॉर्ड को होता है। ठीक है। अभी हम इसमें पॉइंट में पढ़ेंगे भी कैसे असर्टेन होता है। तो एग्जामिन करना, तो आपको उसी तरह एग्जामिन करना। तो उसने बोला हुआ है प्रॉपर्टी शुड बी एग्जामिन्ड बाय द बैंक्स लॉयर, बैंक के लॉयर, टू असर्टेन that the person in whose name is property stand has a good, valid, subsisting and marketable title. इन वर्ड, 4 वर्ड आ गए। गुड माने अच्छा, वैलिड माने मतलब उसको माने लोग, सबसिस्टिंग एंड मार्केटेबल। सबसिस्टिंग का यहाँ मतलब थोड़ा सा मैं अभी क्लियर बता रहा हूँ। एज ए गुड, वैलिड, सबसिस्टिंग एंड मार्केटेबल। इसको वर्ड को याद रखना, जब क्वेश्चन आएगा आपके 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें सबसिस्टिंग होगा। ठीक है। Over the that the property is free from all encumbrance। इसका मतलब क्या होता है? encumbrance कोई चार्ज सर, किसी पे कोई कोई चार्ज नहीं होगा उसके ऊपर। हाँ, चार्ज करने से फ्री।
फ्रॉम फ्री है इनकम, सर। इनकम्बरेंस का हाँ। मतलब है चार्ज, चार्ज से कोई फ्री भी है। उस पर चार्ज ना हो, ठीक है। एंड नॉट सब्जेक्टेड टू एनी लिटिगेशन, कोई डिस्प्यूट ना चल रहा हो, और अटैचमेंट फ्रॉम एनी कोर्ट और स्टेट, तो ऐसा भी नहीं है। डॉक्यूमेंट टू बी कॉल फॉर, अब जो मॉर्गेजर आएगा आपके पास डॉक्यूमेंट लेके, तो उसे क्या क्या मांगना, आप देखिएगा सुनिएगा। तो यहाँ वर्ड आ गया सेल डीड, गिफ्ट डीड, या वेल, या पार्टीशन डीड। सेकंड क्या है, पेरेंट डॉक्यूमेंट। पेरेंट डॉक्यूमेंट का मतलब इससे पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, उससे, इसको बोलते हैं हम लोग चेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेन। और यहाँ पर chain deed. सर ये पार्टीशन डेट कौन सी होती है? पार्टीशन, जी। अच्छा पार्टीशन डीड, पार्टीशन जी। डीड ऐसे होता है, जैसे मान लिया दो भाई है, तो उनके फादर ने, उनके फादर के पास कोई जमीन थी, ये जमीन, ठीक है, और उसमें जॉइंट लिखा हुआ, ए एंड बी दोनों बच्चों के नाम कर रहे हो, तो इसी में एक वो सेपरेट डॉक्यूमेंट क्रिएट करा, उसमें बोलते हैं कि ये जो टोटल जमीन है इसमें 1/2 आपका, 1/2 उसमें, क्योंकि उनके फादर ने तो दोनों के नाम ज्वाइंट कर दी। अब वो इस जमीन का पार्टीशन कर रहे हैं कि भैया ए वाला पार्ट तेरा और बी वाला पार्ट, जमीन तो बड़ी नहीं, केवल पार्टीशन हो रहा है, दोनों के नाम पहले से थी, इसमें उन्हें स्पेशल रजिस्ट्री के स्टैम्प पेपर नहीं देने पड़े, ठीक है, अगर पार्टीशन करना है, ठीक है। ओके। पार्टीशन डीड हुआ अगर प्रॉपर्टी की पार्टीशन, ठीक। तो 30 ईयर वाला जो हमने लास्ट क्लास में भी क्लियर किया था कि 30 ईयर वाला जो आपका डॉक्यूमेंट है, 30 ईयर तक फ्लो आपको निकलना है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट नॉर्मली फॉर 13 ईयर। अब 13 ईयर का मतलब क्या होता है, 12 ईयर। 13 ईयर में 12 ईयर क्यों होता है, 13 ईयर जब आप निकालोगे तो पूरे पूरे 12 साल आएंगे, उसको कंप्लीट 12 ईयर चाहिए, इसीलिए उसको 13 ईयर का निकालना। If any encumbrance subsists on the property, it is advised to apply encumbrance certificate for the property through the bank. और बैंक एडवोकेट इसको करता है। अच्छा, प्रॉपर्टी हाउस के मामले में टैक्स रिसीट, तो उससे मालूम होता है भैया किसी की प्रॉपर्टी, और अगर प्रॉपर्टी माइनर के नाम है तो परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो कोर्ट की परमिशन के बिना आप उसकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं कर सकते। फिर सर्च रिपोर्ट, वकील सर्च रिपोर्ट करता है। इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात आ जाएगी जैसे, तो आपको पता है कि उनका इनकम्बरेंस कहाँ से मिलता है हमको, कहाँ से मिलता है, आरओसी से, आरओसी से, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में नॉर्मली बैंक टेक एन ओपिनियन फ्रॉम देयर पैनल एडवोकेट रिगार्डिंग क्लियर, गुड, मार्केटेबल टाइटल ऑफ द प्रपोज मॉर्गेज, तो वो सब कुछ वकील कहता है कि भाई इसका ठीक है, इसको तुम गिरवी रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, और वो जेन्युइन है, फेक नहीं है, इस तरह की सर्टिफिकेट देता है। अब आता है वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर द एडवांस इज डिजायर्ड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहां पर क्या है, देखो वैल्यूएशन मस्ट बी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब, आप गए, आपने पूछा जी कितने का मकान है आपका, साहब ये तो 20 लाख का मकान है, आपको अच्छा है, इसका मतलब 10 लाख का, मतलब कंजर्वेटिव हो, उसकी बात मत मानो, रियलिस्टिक होना चाहिए, शुड बी ऑन ए फोर्स सेल बेसिस, यानी कि उतने में बिक जाए। इन फिक्सिंग द वैल्यू तो क्या होता है कि कैसा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, और टाइटल कैसा है, फ्री होल्ड है या लीज होल्ड। अब फ्री होल्ड और लीज होल्ड, लीज होल्ड जो पहले आवास विकास होता था, तो उसमें क्या होता था, वो 99 ईयर के लिए लीज देता था, मतलब ये कह रहा था कि 99 ईयर के लिए आपका, उसके बाद हमारा हो जाएगा, और बहुत कम उसका वो पैसा लिया जाता था। लेकिन बाद में आवास विकास वगैरह सभी की प्रॉपर्टी आजकल क्या कर दी गई है, फ्री होल्ड, क्योंकि बैंक जो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को ज्यादा प्रेफर। कितनी पुरानी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से रेंट आएगा नहीं आएगा, टैक्स का पूरा पे है या नहीं, पता लगा कि उसको अटैचमेंट कर दी, सील कर दी टैक्स अथॉरिटी, और किस एरिया में लैंड बिल्डिंग है, साइट कैसी है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, और लोकेशन क्या है।
अब लीज होल्ड के लिए, प्रॉपर्टी के लिए मैं बता रहा हूँ कि बैंक लीज होल्ड के भी फाइनेंस करता है। आपको बता दें कि जितनी प्रॉपर्टी वो होती है सिडकुल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, वो अधिकतर प्रॉपर्टी कैसी होती है, लीज होल्ड होती है, लेकिन उसके अगेंस्ट बैंक फाइनेंस करता है। वो होती क्या है, 99 ईयर के लिए लीज। If the land is leasehold, it is necessary to ascertain whether the term on a lease permit the borrower। अब उस लीज की टर्म में लिखा हुआ है कि आप चाहें तो इसको बैंक में गिरवी रख सकते हैं, ये देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लीज होते ही मना कर दो, दरवाजे से लौटा दो। The leasehold right to the land, it must be ensured that the repayment of the loan, वो जो लीज का पीरियड है उससे पहले पहले हो जाना, उसके पार नहीं होना। मैंने बोला ना 99 ईयर की है, तो आपने 25 ईयर का रखा। अब पता लगा इस 99 ईयर में से 40 ईयर तो पास हो चुके हैं, तो अभी 50 साल 59 ईयर्स की अभी और है, और आपका 25 का लोन है, तो समझ लो कि हो जाएगा। It is advisable to apply the encumbrance certificate for the property through the bank sector. The bank must inspect the property offered as security to ensure existence and must also make an inquiry through the independent sector. तो ऐसे वाले मामलों में आपको क्या रखनी है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी हमारी एक टाइप की सिक्योरिटी जिसको हम लैंड और बिल्डिंग बोले तो वो खत्म। अब बात आती है गुड्स, और गुड्स में बात करेंगे तो आमतौर पर गुड्स में डेड स्टॉक आता है। गुड्स में क्या आता है, डेड स्टॉक। तो उसमें क्या है, बैंक एडवांस लोन routinely against the security of goods such as agriculture goods, raw materials, semi finished goods, finished goods, सारी चीजें। और अधिकतर एग्रीकल्चर गुड्स के अगेंस्ट में जो लोन होता है वो कौन सी लिमिट होती है, सीसी, जिसको हम लोग केसीसी या एग्रीकल्चर सीसी बोलते हैं। और इनके अगेंस्ट में प्योरली सीसी होती है जो कैश क्रेडिट, ठीक है। एडवांस अगेंस्ट मस्ट बी एक्सटेंडेड बाय वे ऑफ कीपिंग गुड, और इसमें क्या लगता है, या तो प्लेज लगेगा या क्या लगेगा, हाइपो, दोनों में से हो सकता है। ठीक है, होता है की कैश क्रेडिट और ओपन कैश क्रेडिट। तो की कैश क्रेडिट कौन सी हो जाएगी, प्लेज वाली। ओपन कैश क्रेडिट क्या हो जाएगा, हाइपो, ठीक है। The nature of the charge created either of pledge, दोनों में से कोई हो सकता है। When the possession of the good is transferred to the banker, तो उस केस में की केस क्रेडिट का नेचर क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्लेज हो जाएगा। और दूसरे केस में नॉट ट्रांसफर होगा तो हाइपोथिकेशन। इसके बारे में बहुत अच्छी बात कर ली। एडवांस अगेंस्ट गुड्स इज नोन एज अ ट्रेड फाइनेंस। सच एडवांसेस आर ऑफ शॉर्ट टर्म। ट्रेड फाइनेंस से मतलब है फॉरेक्स से रिलेटेड जो लोन्स होते हैं, ठीक है, एंड आर ग्रांटेड फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। और ये जो है वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फाइनेंस करते हैं, ठीक है। और जब भी आप गुड्स के अगेंस्ट में लोन देंगे तो गुड्स ऑफर क्या होते हैं, पेरिसेबल नहीं होनी चाहिए। पेरिसेबल को ना जल्दी खराब होने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर वो जल्दी खराब हो जाएंगी तो आपने रखी और वो 2 दिन में खराब हो, रेडली सेलेबल, जल्दी से बिक जाए, और ऑब्सोलीट ना हो। ऑब्सोलीट का मतलब एक्सपायर्ड ना हो गई हो, अब यूज में होनी चाहिए। कई बार क्या है कि अगर मान लिया आपने किसी को फाइनेंस किया, उसकी दुकान में जो है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर रखे हुए 50, और वो कहता है जी इसकी 2 लाख रुपए कॉस्ट है, तो आपके हिसाब से वो क्या है, ऑब्सोलीट है, उसका यूज नहीं होता, वजह से अ प्राइस विच इज इजीली सेटल। और ऐसा कुछ भी हो, उसकी हैंडलिंग आसान हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, ठीक है। अब प्रिकॉशन ऑफ गुड की जब बात आती है कि आप जब भी गुड्स के अगेंस्ट में करेंगे तो उसमें क्या है, वो बंदा बहुत दिनों से उन गुड्स से डील कर रहा हो, ठीक है, और पहले से वो जो सामान रखा हुआ है उसको किसी भी आइटम को उसने स्पेकुलेशन के लिए या होल्डिंग पर्पज, यानी इसको बोलते हैं जमाखोरी, जमाखोरी या सट्टेबाजी के लिए नहीं रखा होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप गुड रखेंगे उसका पेमेंट पूरा उसने दे दिया हो, और गुड शुड कमांड गुड डिमांड इन द मार्केट, मार्केट में उसकी डिमांड होनी चाहिए। कितना पुराना स्टॉक है, एज का ध्यान रखेंगे आप, और ओनरशिप जो है ओरिजिनल पेड इनवॉइसेस से आप उसकी जो है ओनरशिप करेंगे। जो भी मार्जिन रखना है वो रखेंगे। गोडाउन में अगर बात करती है तो बोलता है इन सच ए वे दैट स्टॉक डिफरेंट काइंड आर कैप्ट होते हैं, मतलब गोडाउन में गया उसमें इतना सामान रखा हुआ है, तो कौन सा वाला आपका है
आपको पता होना चाहिए, उसमें मार्किंग होनी चाहिए या उसमें पार्टीशन होना चाहिए, लॉक एंड की इस तरह से। द गुड्स शुड हैव एडिक्वेट इंश्योरेंस, और कभी भी गुड्स के अगेंस्ट में करेंगे तो उसमें फायर, स्ट्राइक और राइट के अगेंस्ट में आप इंश्योरेंस जरूर करा के रखेंगे, ठीक है। और जो भी गुड्स होगी उसका आपको स्टोरिंग के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। कोई भी हैजार्डियस गुड्स हैं तो उनके लिए देखना पड़ेगा कि वो जो है अच्छी वाली, जैसे मतलब फल फ्रूट के साथ आप इंसेक्टिसाइड नहीं रख सकते, वो अलग रखना है। गुड्स शुड बी स्टोर्ड सच ए गोडाउन और गुड कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर भी हो बढ़िया तरह से रखा हो। इंस्पेक्शन, अब आपने पता लगा कि गुड्स के गेज तो कर दिया, लेकिन इंस्पेक्शन भी तो करना है। तो इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक में पॉइंट आया कि हमने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी सीसी या गुड्स के अगेंस्ट के लोन का, और मैंने बोला 90% केसेस में फील्ड अफसर स्टॉक नहीं वेरीफाई करते। द स्टॉक चार्ज बैंक अंडर प्लेज और हाइपोथिकेशन आर सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन विदाउट एनी एक्सेप्शन, जबकि लिखा हुआ है इसमें वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इज रिक्वायर्ड रेगुलर इंटरवल से वंस इन। अब ये जो वंस इन ए मंथ वाला यहाँ पर कुछ जरूरी नहीं है, हर बैंक की स्कीम में स्टॉक वेरीफाई करने का रूल है। कुछ लिमिट तक नहीं करना है, उतने लाख से अगर ऊपर है तो मंथली करना है, उतने से ऊपर है तो क्वार्टरली, अलग अलग है सब, ठीक है। Borrower's vehicle should not be made normally used for the purpose of inspection। अब उसमें इंस्पेक्शन कैसे होता है? इंस्पेक्शन, अरे भैया गर्ग साहब आए, उनकी गाड़ी खड़ी है, जरा देख आओ, जरा उनका दुकान इंस्पेक्शन कराओ, ठीक है। तो आमतौर पर ऐसे होता है ना, क्योंकि हर बैंक में गाड़ी नहीं है। As would enable to them to get right before the inspection. In case of stored his bag, the inspection official bank should count the number of bags and if necessary in a few of them random। तो अब मैं बताऊं, एक बहुत पुरानी बात है, मुझे किसी शुगर फैक्ट्री के मालिक के इंस्पेक्शन में भेज दिया गया चीफ मैनेजर ने, और वो लोग जो गन्ने का रस स्टोर करते थे टैंकों में, और वो गए, देखो साहब ये टैंक है और सारे अंडरग्राउंड टैंक, कि इसमें वो भरा हुआ है हमारा इतने हजार का। तो बड़ा मुश्किल काम था वो। अब एक दो को नापा, सबको तो नाप नहीं सकते, पता नहीं वो सारे टैंक बराबर गहराई के थे या नहीं थे। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ऐसे में बहुत कॉशियस होना है आपको, ठीक। तो ऐसी बैग्स की बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। वेरीफाई करना है जो भी स्टॉक वो दिखा रहा है आपको, क्या उसने अपने परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, सेल टैक्स रजिस्टर में चढ़ाए हैं या नहीं चढ़ाए, ये देखो, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है आपका कि कितने से ऊपर में स्टॉक ऑडिट करना जरूरी है। तो उसने कहा 5 करोड़ कट ऑफ लिमिट है 5 करोड़। 5 करोड़ वाले में जो स्टॉक्स हैं या उससे ज्यादा स्टॉक हैं, तो उसमें कम से कम 1 साल में आपको ऑडिटर से स्टॉक कराना है, वेरीफाई। इसी को हम बोलते हैं स्टॉक ऑडिट, ठीक है। कौन से वाले में बोला हमने? 5 करोड़ और ऊपर वाले, ठीक। फॉर द एडवांस अगेंस्ट द वेयर हाउस रिसीट, द गुड्स कवर द वेयर हाउस रिसीट आर इंस्पेक्टेड पीरियडिकल, वहां जा जाके आपको पीरियडिकल लेवल में देखना है। और रिसीट आर इशूड बाय एन अप्रूव्ड वेयर हाउसिंग एजेंसी। पता लगा वास्तव में वेयर हाउसिंग जैसी एजेंसी है ही नहीं, खाली एक बिल्डिंग दिख रही है, उसके अंदर उसने रिसीट दे दी, आपने जाके भी नहीं देखा उसके। कितने लोगों ने कोल्ड स्टोर अंदर से देखा हुआ है? मैंने देखा हुआ है सर। देखा हुआ है ना। तो कोल्ड स्टोर जो अंदर से होता है, तो कई लोगों ने देखा भी नहीं होता है कोल्ड स्टोर वास्तव में कैसा होता है, लेकिन उसके आगे अंदर जो सामान रखा उसकी रसीद पे भी आप फाइनेंस कर रहे हैं, तो देख लो है भी या नहीं। इंस्पेक्टिंग बैंक ऑफिशियल शुड एंश्योर द वेयर हाउस गुड्स नेचर और ग्रेड उसका क्या है वो सब देख ले, ठीक है। चलो, अब वैल्यूएशन की बात आती है। तो वैल्यूएशन जो है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो भी क्या है लेस है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा, जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे अभी हम गुड्स पढ़े, हमने 20 मिनट में सिर्फ गुड्स पढ़ा, वो जो 20 मिनट में पढ़ा उनके 4 ऑप्शन बना के देता है। एक वैल्यूएशन का दे देगा,
एक ऑडिट का दे देगा और एक इसी तरह से आपका दे देगा स्टोरिंग एक्सपायरी का दे देगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्या करने होते हैं, जब अगर कभी आप वो करें तो क्वेश्चन जब आंसर आता है तो उसमें सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बात है मार्जिन ऑफ स्टॉक। तो मार्जिन में जैसा भी बैंक ने गाइडलाइंस बना दी वो मेंटेन करके रखना। ठीक है, और अनपेड माल को हटा देना। जैसे मान लिया उसने कहा कि 10 लाख का स्टॉक है जिसमें से 2 लाख अनपेड है, अभी मैं लेके तो आ गया, मेरे को उसको पेमेंट देनी है, तो बैंक ये मानेगा कि ये पैसा हमारा नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या मानेगा, ये पैसा हमारा नहीं है, क्योंकि जिसको वो अनपेड करके आया है उससे उधार लेके आया है, उसको पेमेंट देनी जरूरी है पहले, और उसका उसमें राइट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट। तो कितना बचा, 8 बचा। जो 8 बचा है उस 8 के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंस करना। जो 8 बचा हुआ है उस 8 पर सपोज कीजिए 20% मार्जिन है अगर आपका, तो 20% मार्जिन के हिसाब से बाकी फाइनेंस आपको करना है। ठीक है, अच्छा अब रिकवरी कैसे करेंगे गुड्स की। रिकवरी के लिए क्या बोलता है, पहली बात तो बोला या तो प्लेज होगा या हाइपोथिकेशन होगा। तो उस कंडीशन में बोलता है कंटेन्स ए क्लॉज एम्पावरिंग द बैंक टू टेक पोजीशन। तो पोजीशन का पावर दे रखा है, और हाइपोथिकेशन जो हमारा है, तो हाइपोथिकेटिव में बोला है क्लॉज है कि वो पोजीशन लेने का क्लॉज। और जो सरफेसी एक्ट आया है तो उसमें हो सकता है, और इसमें यहाँ बोला हुआ कि डिफरेंट जो कोर्ट्स हैं वो उसको करते हैं, लेकिन जब सरफेसी आ गया है तो आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। और देखो, गेव अ राइट द हाइपोथिकेटिव बैंक टू टेक पोजीशन ऑफ द गुड्स हाइपोथिकेशन। समझ में आ गई। तो सरफेसी जो है हाइपोथिकेशन पर भी लगता है, टू सेल विदाउट कोर्ट। आई बात की, क्लियर हो गया पॉइंट। यस सर। फिर उसके बाद है इन केस ऑफ द प्लेज गुड सेक्शन 17। तो जो प्लेज गुड की है सेक्शन उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन चीजों। अच्छा, प्लेज गुड्स के लिए सरफेसी लगेगा या नहीं लगेगा, बोलिए। नहीं सर, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, तो पोजीशन में है। हाँ वेरी गुड आंसर, कि जो चीज पहले से है तो उस पर जो है नॉट अप्लाई, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन में है। ठीक है, और जो सरफेसी लगाने का मतलब है पोजीशन में ही लेना तो है। ठीक है, अच्छा आगे पॉइंट क्या है, टाइटल ऑफ गुड्स कैसे वेरीफाई होगी। तो एक एक्ट है इंडिया में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके सेक्शन में 2(4) में बताया गया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो होता है मालिक बनने का होता है कि हाँ मालिक है। तो बता, अ डॉक्यूमेंट यूज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब, जब आप बाजार से पेन खरीद के लाते हैं, आप उससे बिल मांगते हो, तो वो बिल बना के दे देता है। कई बार क्या होता है, वो बिना जीएसटी का बिल बनाता है, ऐसे लिख देता है एक पेन इतने रुपए और मार के देता है, तो वो भी आपके लिए टाइटल ऑफ वो है, डॉक्यूमेंट टाइटल है। ठीक है, लेकिन अगर आप कार खरीद के लाते हो तो कार की इनवॉइस जैसे होती है उसमें इंजन नंबर चेसिस नंबर होगा, तब भी माना जाएगा। तो जिनके सीरियल नंबर होते हैं उनका उस तरह माना जाएगा, बाकी चीज का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी प्रूफ चलता है वो मान सकते हैं आप। ठीक है, और कंट्रोल ऑफ गुड्स ऑथराइजिंग और purporting to authorize either by endorsement of delivery the possessor of the document of the। तो जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होता है वही उसका मालिक मान लिया जाता। और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स में क्या चीजें हैं इसमें, द मेयर पोजीशन ऑफ टाइटल पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट्स ए राइट बाय वर्च्यू ऑफ आइदर बाय लॉ ट्रेड और यूसेज टू possess गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय द डॉक्यूमेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपने पास उसका जो है वो पेपर रखा हुआ है, तो उसी से एक लॉ के या ट्रेड के अकॉर्डिंग लॉ से प्रूव हो जाता है कि इसके आप मालिक हैं। गुड्स रिप्रेजेंटेड बाय द डॉक्यूमेंट आर ट्रांसफरेबल एंडोर्समेंट। और ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, सपोज कीजिए आपके पास एक टीवी आपने लिया था 5 साल पहले, अब वो टीवी आपने किसी को 5,000 में सेल कर दिया, तो आपने सिंपल एक कागज में भी लिख दिया ना कि वो जो मैंने टीवी लिया था वो आपका हो गया, तो वही मान लिया जाएगा। ठीक है, और डिलीवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट, कई बार क्या होता है खाली कागज ही उसका पर्ची दे दिया आपने उसको तो भी मान लिया, और सामान दे दिया पर्ची दे दी तो मान लिया। ठीक है, द ट्रांसफरी ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन ओन राइट ऑल्दो इट अपीयर्स टू बी नेगोशिएबल। अपीयर्स टू बी ए नेगोशिएबल, लेकिन होता नहीं है।
नेगोशिएबल लगता है, होता नहीं है। दे आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दे मे बी कॉल्ड क्वासी नेगोशिएबल, आधे नेगोशिएबल, फुल नहीं है, यानी इसका बैंक कलेक्शन नहीं कर सकता, आधा नेगोशिएबल, क्वासी नेगोशिएबल। एफडीआर को भी क्वासी नेगोशिएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ टाइटल गुड आर द बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट। डॉक वारंट जो होता है शिप से मिलता है, ठीक है। वेयर हाउस रिसीट, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर, ये सारी चीजें जो है टाइटल ऑफ गुड के एग्जाम्पल, जिसके पास होगी वो उसका मालिक टाइप का रहता है। और मेरिट और डिमेरिट की बात करें कि मेरिट ये होती है कि जिसके पास भैया सामान है वो उसका मालिक है। तो मेयर प्लेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आपने रखा तो वो गुड्स जो है आपके पास कब्जे में है और बड़ा आसान होता है उस चीज को। जैसे गोल्ड का प्लेज किया जाता है, गोल्ड क्या गुड्स है ना, उसका प्लेज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे स्टॉक का गुड्स है और वो कैन ट्रांसफर बाय गुड्स बाय इंडोर्समेंट और डिलीवरी से वो ट्रांसफर हो जाती है। डीमेरिट में देखो पॉसिबल फ्रॉड, अगर मान लिया कोई उसका बिल और वो दोनों चीज चुरा के ले आए तो कह रहे जी मेरा है, तो लगता है कि हाँ इसी का है, ठीक है। सिंस बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट और वेयर हाउस कीपर रिसीट सर्टिफिकेट डज नॉट सर्टिफाई टू गारंटी ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ द बैग ऑफ पैकेट, क्योंकि उसमें तो ये बोला जाता है कि भैया एक ट्रक माल है जिसमें रखा, अब उसके अंदर वास्तव में वो रखा है या नहीं रखा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो बोलता है इतने बैग हैं, वो डिक्लेरेशन होता है सिर्फ उसमें, क्योंकि खोल के नहीं देखता। द बैंकर विल हैव नो रेमेडी अगेंस्ट, और अगर जब वो खोल के देखेगा उसमें कुछ और निकलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। फोर्ज और अल्टरनेट, और डॉक्यूमेंट जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑल्टर्ड किया सकते हैं, उसमें नाम पता होगा तो चेंज होता है। और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो है नॉट नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए भी अच्छे नहीं है। हाँ, अगला है अनपेड वेंडर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनपेड वेंडर का मतलब होता है कि सपोज कीजिए आप 50,000 का टीवी लाए और आपने 30,000 दे दिए और 20,000 आपने कहा मैं 3 महीने में दूंगा। अब चल दिया सामान वहां से, बीच में पता लगा दुकानदार को यार ये पैसे नहीं देगा, किसी ने उसे शिकायत कर दी है, इसने पिछले बार भी नहीं दिए थे, तो रास्ते में उस सामान को अपने पास मंगा सकता है। इसको बोलते हैं अनपेड वेंडर्स राइट टू ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में राइट दिए गए। और इन मामलों में क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए बैंकों को, द डॉक्यूमेंट मस्ट बी एग्जामिन थ्रोली, उसकी जेन्युइननेस और कहाँ से वो किस जगह से बनी हुई चीज है। बिल ऑफ लेडिंग के मामले में बोला हुआ है कि वो ट्रिप्लीकेट में मिलते हैं। एज सच ऑल द कॉपीज मस्ट बी ऑब्टेन बाय द, पता लगा उसने 1, 2, 3 कॉपी बनाई, एक तो आपने रख ली, 2 और 3 को उसने किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। द बैंकर शुड एंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट नॉट कंटेन एनी ओनरस क्लॉज, ओनरस क्लॉज का मतलब मालिकाना होने का, प्री जुडिशियल रिमार्क ना, उसमें कुछ कानूनी दावपेच का स्टेटमेंट ना लिखा हो कि आप कुछ भी कर लो मेरा आखिरी अधिकार होगा, अबाउट द कंडीशन ऑफ गुड्स, तो इन बातों में ऐसा कुछ भी ना हो। वो देखें बैंकर्स शुड एंश्योर दैट गुड्स आर एडिक्वेटली कवर्ड, और इंश्योरेंस एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो फुल वैल्यू के अगेंस्ट में होना चाहिए, चोरी का, फायर का और ट्रांजिट हो जाए, डैमेज हो जाए, उन सब चीजों का, ठीक है। इन केस ऑफ गुड्स शिप्ड बाई सी ऑल मरीन, तो यहाँ ये सब चीजें इसमें करी। तो इतनी हमने जो सिक्योरिटी थी कर ली, बाकी सिक्योरिटी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।